जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो में मानव रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा पार्ट है। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डिसीज़ क्या होती हैं, डिसीज़ के टाइप क्या होते हैं, जैसे कि जन्मजात, उपार्जित रोग। उसमें हम लोगों ने देखा था कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। और असंक्रामक रोग में हम लोगों ने हीनताजन रोग, हार्ट डिसीज़, एलर्जी, कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के टाइप, जैसे कि हम लोगों ने उसमें मेंडलीय विकार यानी मेंडलीय डिसऑर्डर, क्रोमोसोमीय विकार यानी क्रोमोसोम डिसऑर्डर, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने इनके अंदर भी इनके टाइप्स देखे थे कि इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम जितने भी संक्रामक रोग होते हैं और कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आ रहे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, मेरे लिए वो लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरल डिसीज़ यानी विषाणु जनित रोग। तो दोस्तों ऐसे रोग जो कि वायरस के कारण होते हैं उनको हम लोग विषाणु जनित रोग यानी फिर वायरल डिसीज़ कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले। और दोस्तों मैंने डिसीज़ के ऊपर लगभग 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं और वो क्वेश्चन 3 पार्ट में, तो आपको वो वीडियो को भी देखने हैं और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ जब वीडियो एंड होती है तो आपको लिंक के साथ वो वीडियो हो जाएगी, आप सिर्फ उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में स्पेशली जितने भी हम लोग डिसीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है क्योंकि एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस रोग की कारक की। तो जो ये रोग होता है वो HIV नामक वायरस के कारण होता है। और एग्ज़ाम्स में जैसे कि एसएससी, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, इनमें अक्सर HIV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो HIV का फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो एड्स रोग होता है इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि यह रोग रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो उसका इम्यून सिस्टम होता है उसमें उपस्थित टी लिम्फोसाइट या फिर उसके लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। और इस रोग के प्रसार की बात की जाए कि यह रोग किसके कारण होता है, तो ये रोग लैंगिक संभोग के कारण होता है या फिर संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसका रक्त चढ़ाने से होता है, या हम कहें तो सेक्स के द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है और प्लेसेंटा के संपर्क में आने से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो वैसे तो इसके लक्षण जल्दी समझ में नहीं आते हैं, फिर भी जब ये डिसीज़ हो जाती है तो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि लसिका पर्व में सूजन आ जाना, स्मृति का लोप हो जाना और रात्रि में पसीना आना है, यानी रात में पसीना आना, इसके लक्षण हैं। और दोस्तों HIV वायरस की जांच के लिए एक टेस्ट भी होता है, यानी आपके बॉडी में ये वायरस है या नहीं है इसके लिए टेस्ट होता है जिसका नाम एलिसा है। और SSC, NTPC, रेलवे के एग्ज़ाम्स, PSC, UPSC में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है। तो आपको बताना है एड्स यानी HIV वायरस के लिए होता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हमने एड्स से रिलेटिव कितने तथ्य जाने और ये सारे तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंगू की। तो आपको पता है जो डेंगू होता है वो मच्छर के काटने के कारण होता है। यह रोग डेंगू नामक वायरस के कारण होता है और इस रोग का वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होती है। और इस रोग में जो रोगी होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्त स्त्राव होने लगता है, यानी आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका अगर सही तरीके से इलाज ना हो, वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु अगर इसमें हम लोग केयर ना करें या फिर हम लोग सावधानी ना बरतें तो मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पित्त ज्वर यानी येलो फीवर। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। और दोस्तों इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी एक डिसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस
यानी जापानी इंसेफेलाइटिस। दोस्तों ये डिसीज़ आजकल इंडिया में बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रही है, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस रोग के कारक की बात की जाए यानी कॉजेज़ की बात की जाए तो ये जो रोग होता है वो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के द्वारा होता है। और संक्रमण की बात की जाए तो ये सूअरों के माध्यम से होता है। और ये मच्छर जो है ज़्यादातर धान के खेत में पाए जाते हैं, यानी पानी वाले स्थानों पे आपको पता है कि मच्छर पनपते हैं। तो उस खेत में जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये डिसीज़ होने की संभावना होती है। तो उत्तर भारत में यानी जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें जो उत्तर प्रदेश और बिहार है उनमें ये डिसीज़ समानता देखी गई है। और यह डिसीज़ दक्षिण पूर्वी एशिया के यानी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें भी कई स्थानों पर फैली है। तो आपको यहाँ पे जापानीज़ इंसेफेलाइटिस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वाइन फ्लू। तो सबसे पहले इसके हम लोग कारक की बात करते हैं यानी कॉजेज़ की बात करते हैं। तो यह एक संक्रमण रोग है जो कि विषाणु जनित है। इस रोग को फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है। और दोस्तों ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और इसके लक्षण की बात की जाए तो अचानक तेज बुखार आना, उल्टी एवं दस्त, शरीर में दर्द होना एवं खांसी आना। और उपचार या बचाव की हम लोग बात करें यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिलियन नामक औषधि दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्वाइन फ्लू। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो स्वाइन फ्लू है वो सूअरों के द्वारा भी फैलाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो दोस्तों इसके कारक की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और इसके संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमित व्यक्ति के थूक, बलगम के द्वारा और वायु संवाहित रोग है यानी वायु के द्वारा भी ये फैल सकता है। और सिम्टम्स यानी लक्षण की बात की जाए तो खांसी, बलगम, ज्वर, सिर दर्द आदि इसके लक्षण हैं। और उपचार या बचाव यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाई इस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग पोलियो की। दोस्तों जो आपको मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, भारत को 2014 में WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। और हम लोग अब बात करते हैं पोलियो के कारक की। तो ये पोलियो विषाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो जल एवं भोजन के द्वारा होता है ये। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें जो मांसपेशियाँ होती है सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं और बच्चे विकलांग हो जाते हैं। और जो पोलियो वायरस होता है वो आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो पोलियो के टीके की खोज हो चुकी है और उसके द्वारा इसका संभावित इलाज हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग खसरा। तो इसके कारक की बात करें तो मोरबेली विषाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात करें तो वायु द्वारा होता है। और लक्षण की बात की जाए तो आरंभ में नाक एवं आँखों में पानी आता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर भी आता है। और 3-4 दिन के बाद शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। उपचार की बात की जाए तो आराम करना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेचक। तो इसका जो कारक होता है वो वेरियोला विषाणु होता है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये वायु द्वारा और रोगी से सीधे संपर्क के द्वारा भी हो सकती है। और लक्षण एवं सिम्टम्स की बात की जाए तो ज्वर यानी बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होता है, उल्टियाँ आती हैं, 3-4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं और शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो इस रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए और चेचक का टीका लगवाना चाहिए। और इंडिया चेचक मुक्त हो चुका है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं छोटी माता। और सबसे ज़्यादा वायरल डिसीज़ में से अगर कोई डिसीज़ है वो छोटी माता है, क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन करता है। तो इसके कारक की बात की जाए तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। और इसके इन्फेक्शन एवं कैरियर यानी संक्रमण की बात की जाए तो श्वसन एवं छींकों के द्वारा होता है। लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो सिर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार आता है एवं जोड़ों में दर्द रहता है। उपचार एवं बचाव यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं है और रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। ये इसके हम लोग उपचार एवं बचाव के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। तो इसका जो कारक होता है वो रेबीज विषाणु होता है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान हो, जैसे कि पागल कुत्ता एवं बिल्ली। लक्षण की बात की जाए तो सिर में दर्द होगा, गले में दर्द, हल्का सा बुखार। और इसके प्रारंभिक लक्षणों के बाद रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है।
और उपचार और बचाव की बात की जाए तो रेबीज रोधी टीके लेना चाहिए और घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी बोला जाता है। तो जो हेपेटाइटिस होता है, ये हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। इसके बाद संक्रमण या इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो खाने की वस्तुओं के द्वारा तथा रुधिर आदान द्वारा, यानी जो रुधिर होता है उसका ट्रांसफ्यूज़न द्वारा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द्वारा। और जो खाने की वस्तुओं द्वारा होता है वो टाइप ए होता है, और जो आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कारण होता है वो टाइप बी होता है। इसके बाद हम लोग लक्षण की बात की जाए तो आँखों और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है, और पिल्ली का कार्य क्षमता घट जाती है, और खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो यकृत के इंजेक्शन लगाना चाहिए, दही हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जितना से जितना हो सके आराम करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैकोमा यानी रोहा। और दोस्तों जो ट्रैकोमा होता है वो आँखों से संबंधित बीमारी होती है। और कारक की बात की जाए तो क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होती है। और संक्रमण, इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से ये डिसीज़ आपको भी हो जाती है। लक्षण की बात की जाए तो आँख लाल हो जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, इससे रोगी निद्राग्रस्त होने लगता है, आँखों में दर्द बना रहता है तथा पानी आता है, और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है यानी देखने की क्षमता घट जाती है। और रोग के उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोग विरोधी एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैजा यानी कोलेरा। और दोस्तों जो कोलेरा होती है ये पानी की वस्तुओं से यानी दूषित पानियों से सबसे ज़्यादा होती है। इसके हम लोग कारक यानी कोजेस की बात की जाए तो ये विब्रियो कालेरी जीवाणु के कारण होती है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो खाने की वस्तु दूषित जल द्वारा। और लक्षण की बात की जाए तो उल्टी आना, दस्त आना, जल की कमी हो जाना, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैर में ऐंठन, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, अमृत धारा लेना चाहिए तथा हैजा का टीका लगवाना चाहिए। और जब ये बीमारी हो उस टाइम पानी को उबाल कर पीना चाहिए एवं शुद्ध करके पिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइफाइड। और दोस्तों जो टाइफाइड होती है इसे आंत बुखार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके वजह से होता है। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो दूषित जल द्वारा होता है, रोगी के मलमूत्र के द्वारा होता है, थूक के द्वारा होता है, और इस रोग को फैलाने में मक्खियों की एक विशेष भूमिका होती है। और लक्षण की बात की जाए तो सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। और इसमें जो आपके बॉडी के प्लेटलेट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है यानी उनकी जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। उपचार की बात की जाए तो टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए और क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक लेने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिटनेस की। इसके कारक यानी कॉजेस की बात की जाए तो ये क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होती है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर जब जो घाव होता है धूल एवं गोबर आदि के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो टिटनेस के जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं यानी आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। और लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो तेज बुखार आना, शरीर का ऐंठन हो जाना, क्योंकि आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा जिसके कारण शरीर में ऐंठन हो जाएगी। और दोस्तों पहले टिटनेस के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, परंतु जब से इसका ट्रीटमेंट या इलाज मिल चुका है तब से मृत्यु बहुत कम होती है, कहे तो ना के बराबर होती है। और हम लोग बात कर रहे थे जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और जब वे बंद होता है तो पूरा शरीर धनुष के आकार में टर्न हो जाता है। उपचार और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटी टिटनेस वैक्सीन लेना चाहिए, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद बात करें हम लोग दोस्तों डिप्थीरिया की। तो जो डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी के कारण होता है और खाने की वस्तुओं के द्वारा यह हमारे शरीर में पहुंच सकता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बना लेते हैं जिससे श्वसन नलिका बंद हो जाती है और तेज बुखार आता है, हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए,
एंटी सीरम के इंजेक्शन लगवाना चाहिए, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी बोला जाता है। और दोस्तों जो टीबी है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो। इसके कारण की बात करते हैं कि किस वायरस या जीवाणु के कारण होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो एक खांसी, छींक, थूक, रोगी के सीधे संपर्क में आने पर, भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है इसका जीवाणु। लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो प्रारंभ में हल्का सा बुखार आएगा, खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान होने लगती है, कमजोरी का अनुभव होने लगता है और बलगम के साथ हल्का सा खून आने लगता है। उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो घर के कमरे को स्वच्छ रखना चाहिए, वायु सूर्य के प्रकाश में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए तथा बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो तपेदिक होता है यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके इलाज के लिए हम लोग बीसीजी का टीका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काली खांसी, जिसे बुफिन कफ भी बोला जाता है, और इसका कारक जो होता है यानी जिसके कारण ये होता है वो होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये हवा के द्वारा होता है। लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो लगातार खांसी आना, और उपचार और बचाव की बात की जाए तो खाली खांसी का टीका लगवाना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। संक्रमण, इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो लंबे समय तक कुष्ठ रोग के संपर्क में रहने पर यानी कुष्ठ रोग के व्यक्ति के संपर्क में रहने पर। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। इन स्थानों पे त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं यानी जो आपकी वेन और जो आपकी आर्टरीज होती है वो संकुचित हो जाती है यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और शरीर पर रंगहीन धब्बे, सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। हाथ तथा पैर की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं यानी ये गलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। उपचार की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो सल्फर ड्रग का उपयोग करना चाहिए। सल्फर ड्रग यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो उसका उपयोग करना चाहिए और घाव को साफ़ करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेग। और दोस्तों जो प्लेग है पहले ये एक महामारी की तरह जानी जाती थी, क्योंकि जब से इसका हम लोगों ने इलाज ढूंढ लिया है तब से ये बीमारी कंट्रोल में हो गई, नहीं तो पहले ये कई लोगों को मार दिया करती थी। जैसे कि आपने हाल ही में कोरोना वायरस का नाम सुना है, उसी प्रकार ये बीमारी थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कारक यानी कोजेस की। तो ये एसिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होती है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए पिस्सुओं से जो कि संक्रमित चूहों के कीटाणु लिए होते हैं। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो तेज बुखार आना, गर्दन एवं टांगों में गिल्टियाँ निकल जाती हैं। कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद उपचार बचाव की बात की जाए तो प्लेग के टीके लगवाना चाहिए तथा चूहों को घर में नहीं आने देना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिफिलिस। तो दोस्तों जो सिफिलिस होता है यह सेक्स रिलेटिव डिसीज़ है यानी सेक्स से रिलेटिव एक डिसीज़ है। तो इसके कारक की बात की जाए तो ट्रेपोनेमा पेलिडियम जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो रोगी के साथ संभोग करने से यानी सेक्स करने से। कारण एवं सिम्टम्स की बात की जाए तो शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने हो जाते हैं यानी जो पेनिस होता है और जो वजाइना होती है उसमें लाल रंग के दाने उभर आते हैं। बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अंत में हृदय, यकृत एवं मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो पेनिसिलिन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पेनिसिलिन होती है नॉर्मली ये एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है। नॉर्मली हम लोग हर डिसीज़ के लिए पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और सेक्स डिसीज़ की जिसका नाम है गोनोरिया। तो दोस्तों जो गोनोरिया होता है वो नाइसेरिया गोनोरी जीवाणु के कारण होता है। और संक्रमण, इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो रोगी के साथ संभोग करने से यानी सेक्स करने से। लक्षण सिम्टम्स की बात की जाए तो मूत्र जनन पथ पर म्यूकस का संक्रमण यानी जो आपका यूरिन ट्रैक होता है उस पर संक्रमण हो जाता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से
बचना एवं एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परजीवी जनित रोग यानी पैरासाइटिक डिसीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कालाजार, जिसे लिस्टमेनिया भी बोला जाता है। तो इसके कारक की बात करते हैं तो लिस्टमेनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो ये बालू मक्खी के काटने से होता है, बालू मक्खी यानी सेंट फ्लाई के काटने से होता है। लक्षण की बात की जाए तो इसमें तेज बुखार आता है, इसके कारण पीलिया भी हो जाता है, क्योंकि जो आपकी तितली होती है यानी जो आपका यकृत होता है उसमें खराबी आ जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए तो परजीवियों को ख़त्म करने के लिए दवाई उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग एक और कॉमन डिसीज़ देखते हैं जिसका नाम है फाइलेरिया, जिसे हम लोग कई बार हाथी पाँव भी बोलते हैं या फिर इसे इंग्लिश में एलिफेंटिटिस भी बोला जाता है। इसके कारक की बात की जाए तो ये बुचेरेरिया बेक्रोफटी गोलकर्मी परजीवी के कारण होता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पैर हो जाते हैं, इसी कारण इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। और रोग की शुरुआत के साथ तेजी से बुखार आता है। उपचार बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। क्यूलेक्स मच्छर को मारने के लिए डाईइथिलीन कार्बेमेंजीन का प्रयोग करना चाहिए तथा हाइड्रोजन MSC आदि दवाइयों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिनियासिस की। तो ये टिनिया सोलियम परजीवी के कारण होता है, संक्रमित सुअर के मांस खाने के कारण होता है। एक्चुअली में ये जो संक्रमित सुअर होता है उसका अध पका मांस खाने के कारण होता है। इसके बाद लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके जो लक्षण होते हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, केवल कभी कभी अपचय एवं पेट दर्द होता है जो कि नॉर्मल हर किसी को होती है। इसके कारण इसको पता लगाना मुश्किल है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम होती है आंखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी इसके जो लार्वा होते हैं वो आपके आंख, फेफड़ों, यकृत यानी जो आपका लीवर होता है, मस्तिष्क यानी जो ब्रेन होता है उसमें पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। उपचार एवं बचाव की बात की जाए तो सुअर का जो मांस होता है उसको पका के खाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्केरियासिस। तो दोस्तों जो एस्केरियासिस होती है ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस परजीवी के कारण होता है। और संक्रमण, इन्फेक्शन या कैरियर की बात की जाए तो भोजन के द्वारा। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो पेट तेज से दर्द होने लगेगा, वजन वृद्धि रुक जाना यानी आपके वजन घटने लगेगा, फेफड़ों में संक्रमण हो जाएगा, तेज़ी से बुखार आ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। और उपचार और बचाव की बात की जाए तो ये इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है कि आप स्वच्छता से रहें। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं मलेरिया। और दोस्तों मलेरिया के केसेस भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दुनिया में। और इसके कारण की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण ये डिसीज़ होती है। संक्रमण की बात की जाए तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है और इसका जो वाहक होता है वो केवल मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कई बार, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। लक्षण की बात की जाए लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं और संक्रमित व्यक्ति को ठंड लगती है, बुखार आता है, पसीना आना आदि इसके लक्षण हैं जो कि आमतौर पर काटे जाने के कुछ सप्ताह बाद प्रकट होते हैं। और उपचार की बात की जाए तो मच्छरों के काटने से बचना और हाइड्रोक्लोरोक्विन का सेवन करना। दोस्तों इसके बाद हम लोग एक और परजीवी से रिलेटिव डिसीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है पेचिस, जिसे इंग्लिश में डायरिया बोला जाता है। तो इसके कारक की बात की जाए तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए तो ये अशुद्ध जल के कारण होता है। लक्षण की बात की जाए तो सिर दर्द होना, बुखार आना, पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है और जब आप पोटी करते हैं यानी जब आप मल त्यागते हैं तो रक्त के साथ साथ परजीवी की पुट्टियाँ भी आती हैं और कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत एवं फेफड़ों या मस्तिष्क में पहुंच जाता है और वहां घाव कर देता है। और इसके उपचार की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर उपयोग में लाना चाहिए एवं उबला हुआ पानी पीना चाहिए और पूरी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं कवक जनित रोग यानी फंगल डिसीज़ की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एथलीट फूड। और दोस्तों जो एथलीट फूड होता है आप नाम से समझ गए होंगे कि जो लोग भागते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पैरों में ये डिसीज़ हो जाती है। इसके कारण इसका नाम एथलीट फूड रखा गया है। और कारक की बात की जाए यानी कॉजेज़ की बात की जाए तो ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो ये किसी भी प्रकार के कवकों के संपर्क में आने पर होता है।
और लक्षण की बात की जाए तो त्वचा में जलन होने लगेगी। उपचार की बात की जाए तो इसका एकमात्र उपचार स्वच्छता से रहना है। और इसके बाद हम लोग फंगल डिसीज़ के लिए एंटी फंगल ड्रग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खाज यानी ईचिंग की। तो आपने सुना होगा जो खाज खुजली का नाम, तो ये ईचिंग होती है, ये भी एक कवक के द्वारा होने वाली डिसीज़ यानी फंगल डिसीज़ है। और जो ये डिसीज़ होती है वो सरकोप्टस स्कैबिज नामक कवक के कारण होती है। और संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो किसी भी प्रकार के कवकों के संपर्क में आने से ये डिसीज़ हो सकती है। लक्षण की बात की जाए तो जो त्वचा होती है वो उसमें खुजली होने लगती है और सफ़ेद दाग पड़ जाता है। और उपचार और बचाव की बात वही मैंने जैसे कि आपको बताया, स्वच्छता और एंटी फंगल ड्रग। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं दाद यानी रिंग वॉर्म। ये टाइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। संक्रमण की बात की जाए यानी जो इन्फेक्शन और कैरियर की बात की जाए तो किसी भी प्रकार के कवकों के संपर्क में आने से होता है। और लक्षण यानी सिम्टम्स की बात की जाए तो त्वचा पर लाल रंग के गोले जम जाते हैं या फिर पड़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन दूसरों को भी फैल सकता है। और उपचार और बचाव की बात की जाए यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात की जाए तो स्वच्छता इसका है और एंटी फंगल डिसीज़। आपने इच गार्ड का नाम सुना होगा जो मेनली रिंग वॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी डिसीज़ से रिलेटिव क्वेश्चन थे हमने सारे कवर किए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में सारी डिसीज़ किए हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जितने भी संक्रामित रोग होते हैं यानी जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उन सबको कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और जितना जितना शेयर हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।